क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत अध्याय नंबर अगर 6 की बात करें, जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर के अंतर्गत आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को हम स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक या जिसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं, इसे संपूर्ण तरीके से डिस्कस करेंगे, मतलब कोई बात छोड़ेंगे नहीं। समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व कैसे ज्ञात किया जाता है, लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको ट्रिक के माध्यम से भी यहाँ पर बताने वाले हैं। मतलब इस क्लास में आप सभी लोगों को स्वप्रेरण से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन तो आपको मिलता रहे और आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें स्वप्रेरण, तो देखिए नाम से ही पता चला, स्व का मतलब अपने आप। ठीक है, तो अपने में ही। अब देखिए आप लोगों ने जैसे भी इस चैप्टर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पढ़ा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में बताया गया है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से उसमें एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और अगर कुंडली एक बंद परिपथ होती है तो उस प्रेरित वैद्युत वाहक बल की वजह से उसमें एक धारा प्रेरित होने लगती है, जिसे हम लोग प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं। और इस घटना को हम सभी लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो जो स्वप्रेरण घटना होती है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की एक घटना ही है। चलिए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कुंडली बना लेते हैं, कुंडली का एक चित्र बना लेते हैं। ये कुंडली हो गई, ठीक, और ये हो गया धारा नियंत्रक। बात तो पहले मेरी समझिएगा अच्छे से। और इस धारा नियंत्रक का संबंध एक बैटरी से करते हुए हमने यहाँ पर एक कुंजी से कर दिया है। ये कुंजी के है और ये प्लस सिरा होता है बैटरी का, ये माइनस सिरा होता है। अच्छा, अब मेरी बात को समझिएगा। ये क्या है, तो आप कहेंगे ये है धारा नियंत्रक। ये है आपका धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या करता है, किसी भी परिपथ में धारा के मान को परिवर्तित करने का या धारा को नियंत्रित करने का कार्य करता है धारा नियंत्रक। अब स्वप्रेरण की घटना में क्या बताया गया कि अगर कोई कुंडली है हमारी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में हम लोग क्या करें, प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करें। कहने का मतलब जो कुंडली आपकी है, इस कुंडली में जो भी हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं उस धारा के मान में परिवर्तन करें। परिवर्तन करने के मतलब धारा के मान को बढ़ाएं या धारा के मान को घटाएं। तो जब हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो स्वयं इसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न होगी, पहले प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उस वजह से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, क्योंकि एक बंद परिपथ है तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आप ले सकते हैं, जैसे उदाहरण में अगर आपको लिखना स्वप्रेरण की घटना पर आधारित, तो आप लिख सकते हैं चौक कुंडली। चौक कुंडली जो है वह स्वप्रेरण की घटना पर आधारित है और आगे चौक कुंडली को भी आप पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब हमने बैटरी से धारा प्रवाहित की तो ये बैटरी से धारा प्रवाहित होना शुरू हो गई। भाई इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि पूरी बात को आप समझते ही नहीं। जब आप पूरी बात को समझेंगे नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए इसमें दो स्थितियां होती हैं। अगर आप धारा का मान बढ़ाएंगे, देखो धारा के मान को परिवर्तित करने का मतलब धारा के मान को बढ़ा सकते हैं या धारा के मान को घटा सकते हैं। तो धारा का मान या मुख्य धारा का मान आप बोल सकते हैं मान बढ़ाने पर जैसे ही आप यहाँ पर मुख्य धारा का मान बढ़ाएंगे तो कुंडली में मुख्य धारा का मान हमने बढ़ाया, धारा के मान में परिवर्तन किया तो कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से एक धारा प्रेरित होगी, जिसे हम सभी लोग प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं। और जब कुंडली में हम धारा के मान को बढ़ाते हैं या मुख्य धारा के मान को बढ़ाते हैं तो जो प्रेरित धारा है, जैसे ये मुख्य धारा की डायरेक्शन ऐसे है तो प्रेरित धारा की दिशा ऐसे हो जाएगी। ये जो डायरेक्शन होगी वो प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लेंज साहब ने बताया था, लेंज के नियम में बताया गया है कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हो। तो जो ये मुख्य धारा की डायरेक्शन है, अगर हम मुख्य धारा का मान बढ़ाएंगे तो जो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और प्रेरित धारा उत्पन्न कैसे होती है, देखिए ये कॉइल है, जैसे हमने धारा के मान को बढ़ाया घटाया तो ये क्या होती है, एक चुंबक की बात कार्य करने लगती है। अब धारा के मान को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा, जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उनमें परिवर्तन होगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तभी कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और उस प्रेरित वैद्युत वाहक बल की वजह से कुंडली में एक धारा प्रेरित होती है, जिसे हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। और ये प्रेरित धारा जब हम मुख्य धारा का मान कुंडली में बढ़ाते हैं तो उसके बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में होती है। और जब मुख्य धारा का मान घटाते हैं तो देखिए धारा का मान बढ़ाया तो प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा के विपरीत,
और जब प्रेरित धारा का मान हम लोग क्या करेंगे, मुख्य धारा का मान ही बढ़ाने पर है, और घटाएंगे तो जो प्रेरित धारा की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। तो लिख सकते हैं मुख्य धारा का मान घटाने पर, जब मुख्य धारा का मान घटाएंगे तो ये आपकी हो जाएगी प्रेरित धारा की दिशा। प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हो। तो जैसे ही हम इस कुंडली में प्रेरित धारा का मान बढ़ाते हैं, मुख्य धारा का मान बढ़ाते हैं, तो प्रेरित धारा की डायरेक्शन इस डायरेक्शन होती है, और जब हम मुख्य धारा का मान घटाते हैं तो प्रेरित धारा की डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर एक प्रेरित धारा तो उत्पन्न हो ही रही है, और इसी घटना को, चूंकि उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही, इसीलिए इस घटना को स्वप्रेरण की घटना के नाम से जाना जाता है। जब किसी कुंडली में हम लोग क्या करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, अर्थात धारा के मान को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो जब स्वयं उसी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में परिवर्तन होने की वजह से एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, तो इस घटना को स्वप्रेरण की घटना के नाम से जाना जाता है। ये बात आप समझ गए। मैं चाहता तो एक फिगर बगल और बना सकता था, लेकिन मैंने यहीं पर सारी बात बता दिया है कि मुख्य धारा का मान बढ़ाएंगे तो प्रेरित धारा की डायरेक्शन इस डायरेक्शन होगी, जब हम मुख्य धारा का मान घटाएंगे तो प्रेरित धारा की डायरेक्शन इस डायरेक्शन होगी। इस बात को समझ लीजिएगा। पूरी बात अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपको स्वप्रेरण अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा पूरा, और जब पूरा नहीं समझ आएगा तो न्यूमेरिकल भी आपको समझ में नहीं आएंगे। अब मेरी बात को समझिए। तो इस तरीके से हमने स्वप्रेरण की घटना को समझ लिया, और स्वप्रेरण की घटना पर आधारित जो उपकरण वो आपका चौक कुंडली है, आपने देख लिया। अब हम सभी लोग आगे पढ़ेंगे अगली हेडिंग डाल करके स्वप्रेरकत्व, या इसे स्वप्रेरण गुणांक भी बोलते हैं। तो अगली हेडिंग डालेंगे स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक ये अगला टॉपिक हो जाएगा। एग्जाम में बहुत आता है और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है कि स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं या स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। चाहे स्वप्रेरण गुणांक पूछा जाए या स्वप्रेरकत्व पूछा जाए, बात एक ही है। अब मैं कह दूं अगर कि किसी ये एक कुंडली है और इस कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है। मैं यहाँ पर हिंदी नहीं लिख रहा हूं। माना कि जो हमारे पास कुंडली है, कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है, और प्रत्येक फेरे से बद्ध, ठीक है, प्रत्येक फेरे से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो आपका 5B है। इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही, I धारा प्रवाहित हो रही। तो आप सभी को पता है इस धारा के मान को बढ़ाने या घटाने पर ही जो चुंबकीय फ्लक्स की संख्या होती है उसी में क्या होता है, परिवर्तन होता है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसे हम सभी लोग चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये N और फाई होगा, देखो टोटल फेरे कितने हैं, N, और एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है, 5B। तो N फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, तो आप कहेंगे N5B होगा। ये जो N5B होगा ये इस कुंडली में कुल चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। और जो ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है वो कुंडली में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। रीजन भाई, हम कुंडली में I का मान बढ़ा या घटा रहे हैं तब जाकर के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि N5 का मान समानुपाती किसके होता है, इस कुंडली में प्रवाहित धारा के। या इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं कि N5B समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आप सभी को पता है नियतांक आता है, और यहाँ पर जो नियतांक आता है स्वप्रेरण की घटना में वो आपका आता है L, जहां L जो होता है वो स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जहां L जो होता है ये आपका स्वप्रेरकत्व कहलाता है। कुंडली का क्या कहलाता है, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो L बराबर I उधर चला जाएगा, N5B बटे में कितना आपका हो जाएगा, तो आप कहेंगे I हो जाएगा। तो स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व का, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व का व्यंजक आपके सामने एक आ चुका है। एक अभी व्यंजक निकालेंगे प्रेरित वैद्युत वाहक बल के पदों में, क्योंकि आपने इस घटना में ये कहा है कि जब हम मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, यानी धारा के मान को बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो इस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, और प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की वजह से ही इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और प्रेरित वैद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है, जब चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में परिवर्तन किसकी वजह से होता है, धारा के मान में परिवर्तन करने की वजह से। इसीलिए सबसे पहले मैंने चुंबकीय फ्लक्स में जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है उसको समानुपाती दिखाया धारा की, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो धारा की वजह से हो रहा है। ठीक, अब इसकी वजह से क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो हम प्रेरित वैद्युत वाहक बल के पदों में भी अभी यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक फाइंड करने वाले। अभी हमने जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के पदों में
स्व प्रेरण का व्यंजक निकाला स्व प्रेरण गुणांक का, इसको आप समझिए L बराबर N phi b बाई I। N क्या है, कुंडली में कुल फेरों की संख्या, phi b क्या है, एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, I क्या है, इसमें प्रवाहित धारा I। ठीक है, तो अगर देखिए अब स्व प्रेरण गुणांक की अगर आपको परिभाषा देना है तो देखिए ऐसे बनेगी, यदि यदि I का मान हम 1 एम्पियर कर दें, I का मान कितना कर दें 1 एम्पियर, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो स्व प्रेरण गुणांक होता है किसी कुंडली का, वो उसमें उपस्थित फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। परिभाषा बन गई, एकदम सिंपल परिभाषा। परिभाषा आपको क्या देना है कि किसी कुंडली का जो स्व प्रेरण गुणांक L होता है, किसी कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक किसके बराबर होता है, उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस सूत्र के माध्यम से आप अगर स्व प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो एकदम सिंपल परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी कुंडली का जो स्व प्रेरकत्व होता है या स्व प्रेरण गुणांक होता है वह उस कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। पता ही समझ में कि नहीं समझ में? तो ये परिभाषा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिएगा, मेरे पास समय नहीं है यहाँ पर क्योंकि मुझे आगे भी अभी थोड़ा पढ़ाना है। तो लिख सकते हैं किसी कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक उसी कुंडली में कुल चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, अब अच्छा आगे ध्यान से समझिए, एक परिभाषा हमने जो बताई वो इस सूत्र के आधार पर बताई। अगर मैं कह दूं तो यहां पर आपकी परिभाषा मैंने बोल ही दिया, अगर मैं इसी के नीचे कह दूं यदि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत दिखाई पड़ा ना, विद्युत वाहक बल कितना हो, E हो। तो आप सभी लोगों ने फैराडे का नियम पढ़ा था, फैराडे के नियम से हम लोगों ने क्या पढ़ा है, यहां पर आगे देख लीजिए, लिखेंगे फैराडे के नियमानुसार, फैराडे के नियमानुसार आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो E होता है वो E होता है -N d∅b बाई dt के बराबर होता है, सभी को पता है भाई। तो अगर हम यहां पर बात करें भाई तो यहां पर N d∅b के स्थान पर वैल्यू रख सकते हैं। अगर N d∅b की वैल्यू निकालेंगे तो L इंटू में I आएगा, तो लिखेंगे N d∅b का मान रखने पर, जब N∅b का मान रखेंगे तो E बराबर माइनस लगाएंगे। ठीक है, माइनस चिन्ह ये बताता है कि जो प्रेरित धारा की दिशा होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, लेंज के नियम के अनुसार वो सदैव उसी कारण के विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न हो, इसलिए ऋण चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर N d∅b के स्थान पर हम लोग वैल्यू देखिए N∅b है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, Li मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से मेरी बात समझिएगा, आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकाल लें, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ्लक्स की वैल्यू दी थी, जब परिवर्तन निकाल रहे हो तो जब d∅b यहाँ पर लिखा है तो आप यहाँ पर जब L लिखेंगे तो धारा में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप Di लिख दीजिएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर d∅b है फैराडे के नियम में और यहाँ पर ओनली ∅b, तो यहाँ D लगेगा तो यहाँ पर भी D लगेगा और D उधर जाएगा तो Di हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा dt। तो जब E की वैल्यू निकालेंगे आप या आप यहाँ से L की वैल्यू निकालेंगे तो L बराबर E ऊपर रहेगा और ये Di बाई dt कहाँ जाएगा, E के बटे में आ जाएगा, माइनस चिन्ह भी दे लगा दीजिए, ये Di बाई dt हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि स्व प्रेरण गुणांक का या स्व प्रेरकत्व का दूसरा व्यंजक आया। ये जो व्यंजक आया ये प्रेरित वैद्युत वाहक बल के पदों में आया। किसके पदों में आया, प्रेरित वैद्युत वाहक बल के पदों में आया। अब मैं अगर आपको बताना चाहूं, ध्यान से समझिएगा, अगर आपको इस सूत्र के आधार पर स्व प्रेरकत्व की परिभाषा लिखना तो भी बता दे रहे हैं, कैसे लिखेंगे, यदि di बाई dt यानी धारा परिवर्तन की दर कुंडली में अगर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, कितनी हो, 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी कुंडली का जो स्व प्रेरण गुणांक होता है वो प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, तो परिभाषा दूसरी बन गई। स्व प्रेरण गुणांक की परिभाषा यहां से भी आप दे सकते थे कि किसी कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक उस कुंडली में उपस्थित कुल चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। अब अगर आप यहाँ पर दूसरा व्यंजक निकाले हैं स्व प्रेरण गुणांक का विद्युत वाहक बल के पदों में, तो इसके आधार पर भी परिभाषा दे सकते हैं। इसके आधार पर परिभाषा क्या बनेगी, यदि ऐसे बोलेंगे कि किसी कुंडली का जो स्व प्रेरण गुणांक होता है वो उसमें उपस्थित किसी कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक जो होता है कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की जो दर है वो 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो। अर्थात करके आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैं परिभाषा पुनः बोल रहा हूं, क्या लिखेंगे कि किसी कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक
कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर प्रति सेकंड हो। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? तो ये अभी तक मैंने जितनी बात आपको बताई, पहले स्व पीरियड को समझाया कि स्व पीरियड की घटना क्या होती है, आप लोगों ने समझा कि जब किसी कुंडली में हम क्या करते हैं भाई, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो क्या होता है कि जो कुंडली, देखिए धारा के मान को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो सबसे पहले होता क्या है कि जो कुंडली होती है भाई, धारा इसमें प्रभावित करने की कुंडली एक चुंबक की बात कार्य करना शुरू करेगी, लेकिन जब धारा के मान को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिसे हम सभी लोग चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में परिवर्तन बोलते हैं। और जब चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो इसी कुंडली में एक क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें एक धारा बहती है जिसे हम लोग प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं, और इसी घटना को हम लोग कहते हैं स्व पीरियड। ठीक है, और स्व पीरियड की घटना पर आधारित उपकरण आप देख सकते हैं चौक कुंडली। फिर आगे हम लोग स्व प्रेरकत्व या स्व पीरियड गुणांक को जान पाए। भाई किसी कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होती है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगी, क्योंकि धारा के मान में परिवर्तन करने पर ही इसमें परिवर्तन होता है, इसलिए इसके समानुपाती दिखा, समानुपाती चिन्ह है, एल है, एल को स्व प्रेरकत्व बोला या स्व पीरियड गुणांक आप कह सकते हैं। एल की वैल्यू निकालेंगे तो एक सूत्र आएगा N∅B/I। ये जो आया है ये चुंबकीय फ्लक्स के पदों में आया है, किसका मान, स्व पीरियड गुणांक का। ये जो आया है कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल के पदों में आया है, और इस सूत्र दोनों सूत्रों पर आप जो है स्व पीरियड गुणांक की परिभाषा लिख सकते हैं। बताइए पहले इतनी बात समझ में है कि नहीं? अगर इतनी बात समझ में आपको आ गई है तो अब हम आप सभी लोगों को देखिए इस क्लास में स्व पीरियड का पूरा खात्मा कर देंगे हम, मतलब स्व पीरियड से संबंधित जितनी बातें पढ़नी वो आप समझ जाएंगे। अब पूछा जाता है एग्जाम में किसी समतल कुंडली का स्व प्रेरकत्व क्या होगा, किसी प्रणालिका का स्व प्रेरकत्व का व्यंजक क्या होगा, तो चलिए उसे ज्ञात करना बताते हैं आपको। देखिए इसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा रब कर दूंगा, ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर रब कर देता हूं, और अगली हेडिंग आप सभी लोग लगा लीजिएगा भाई कि समतल कुंडली का स्व प्रेरकत्व, है ना। इसको थोड़ा रब कर देते हैं, काफी ज्यादा लिख गया, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करें तो ज्यादा समझ में आएगा। अगली हेडिंग हो जाएगी किसी समतल कुंडली का स्व प्रेरकत्व, या किसी प्रणालिका का भी स्व प्रेरकत्व आप निकाल सकते हैं बहुत आसान भाषा में। देखिए तो अगली हेडिंग हो जाएगी समतल कुंडली का स्व प्रेरकत्व। आपकी अगली हेडिंग हो जाएगी समतल कुंडली का स्व प्रेरकत्व। अगर मैं इसको ट्रिक से करूं तो देखिए 2 से 3 लाइनों में हो जाएगा। भाई समतल कुंडली के स्व प्रेरकत्व की बात करें, भाई अभी जो हम कर रहे थे वो एक कुंडली थी, और उस कुंडली के कारण उत्पन्न भाई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के बाद फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ धारा के मान को बढ़ाए घटाने पर, और फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में परिवर्तन होने के बाद कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर समतल कुंडली हो गई तो आपको करना कुछ नहीं, सबसे देखिए इसका एक बढ़िया ट्रिक होती है, आप ऐसे बोल सकते हैं दो फाइलो आप बोल सकते हैं। मतलब आपको समतल कुंडली का स्व प्रेरकत्व निकालना हो या लंबी प्रणालिका का स्व प्रेरकत्व निकालना हो, सबसे पहले उस कुंडली के कारण आप क्या निकालेंगे, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, फिर उसका क्या निकालेंगे, फ्लक्स, और उसके बाद क्या निकालेंगे, एल। ठीक, तो सबसे पहले मैं अगर शॉर्ट वे में बात करूं तो ऐसे लिख सकते हैं कि समतल कुंडली के कारण, मान लीजिए कि हमारे पास समतल कुंडली जिसकी त्रिज्या आर है, क्या है भाई, त्रिज्या आर है। ठीक, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूं। माना हमारे पास, थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिएगा, माना लिख लो नहीं तो आप सोचेंगे पूरा हटा दिए। माना एक समतल कुंडली जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है, ठीक है, और उसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और एक बात मैं लिखना भूल गया कि समतल कुंडली की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है, लिख लेना। माना स्मॉल r त्रिज्या की एक समतल, ऐसे लिखना, स्मॉल r त्रिज्या की एक समतल कुंडली जिसमें फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल N है, और इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले हम सभी लोग क्या निकालेंगे, इस समतल कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकालेंगे, समतल कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए हमने क्या अभी ट्रिक बताई, B∅L,
मतलब सबसे पहले हम लोग समतल कुंडली के केंद्र पर निकालेंगे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकालेंगे? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। भाई समतल कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हर एक विद्यार्थी को पता है, मैंने बताया भी है, μ0 Ni/2r, यही तो होता है। अच्छा, ये जैसे ही आप लोगों ने निकाल लिया, इसके तुरंत बाद आपको क्या निकालना है? समतल कुंडली के कारण आपको फ्लक्स निकालना है। ठीक है, क्या निकालेंगे भाई? इसके बाद आप निकालेंगे, यदि कुंडली का क्षेत्रफल या कैपिटल ए हो तो आप सभी लोग ये निकाल सकते हैं कि क्या निकालेंगे भाई? कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। उसके बाद आपको यही करना है, बी के बाद फाई निकालना है। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। जब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स आप निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा फाई बी बराबर बी इंटू में ए। ठीक, अब कुंडली का क्षेत्रफल, चूंकि त्रिज्या आर है तो कुंडली का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कुंडली समतल वृत्ताकार है। तो देखिए बी की वैल्यू हो जाएगी μ0 Ni/2r, और कुंडली का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो फाई बी बराबर आपका आ गया μ0 Ni और इंटू में पाई, एक आर बचेगा और बटे में 2। जैसे ही आपका फाई बी आ गया यानी चुंबकीय फ्लक्स आ गया, वैसे ही आप उस समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो निकाल सकते हैं। आगे लिखेंगे नाउ कुंडली का, किस कुंडली का? समतल कुंडली का। क्या निकालेंगे आप भाई? स्वप्रेरकत्व। अभी आप लोगों को पढ़ाया गया कि कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो एल जो होता है वो एन फाई बी बटे किसके होता है? आई के। एन फाई बी बाई आई होता है। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, फाई बी की वैल्यू उठा करके यहां पर रख दीजिए बस। ठीक है, फाई बी का मान रखने पर रखिए भाई एल बराबर एन हो गया, है ना। और फाई बी की वैल्यू कितनी आई है? तो आप कहेंगे फाई बी की वैल्यू μ0 Ni पाई आर। देखिए μ0 Ni पाई आर और बाई 2, और इसके बटे में देखो हमने एन था, फाई बी की वैल्यू रखी है, बटे में आई है तो बटे में आई से ही कैंसिल हो जाएगा। एल बराबर हो जाएगा μ0 एन का गुणा हो जाएगा एन स्क्वायर और हो जाएगा इंटू में पाई इंटू में आर और बटे में 2। ये हम बोल सकते हैं कि समतल कुंडली का क्या है? स्वप्रेरकत्व है। और स्वप्रेरकत्व का मात्रक बताना मैं भूल गया था, तो लिख लेना। स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो आपका हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। या अभी मैंने आप लोगों को व्यंजक बताया कि एल बराबर होता है ई अपान में डी आई बाई डी टी, ये होता है ना। तो इसके हिसाब से आप दूसरा मात्रक भी लिख सकते हैं, वोल्ट, है ना, बटे में धारा का मात्रक एम्पियर और समय ऊपर जाएगा तो सेकंड। वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर भी इसका मात्रक लिख सकते हैं आप, और इसका दूसरा मात्रक हेनरी भी होता है। बताइए भाई, पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आप सभी लोगों को समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात करना बताया, एकदम आसान वे में। ट्रिक यही है कि बी फाई एल, दो फाइल आप जानते हैं ना। तो पहले आप क्या करेंगे? समतल कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, और फिर उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे, और उसके बाद स्वप्रेरक गुणांक का आप सूत्र लगा देंगे, फाई बी की वैल्यू रख करके ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व, तो उसमें कुछ नया नहीं करना है। लंबी प्रणालिका का जब स्वप्रेरकत्व निकालना होगा तो सबसे पहले लंबी प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेना। अच्छा, लंबी प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? तो आप कहेंगे μ0 N/Li, ये तो होता है। अब बी के स्थान पर वो वैल्यू रखेंगे, उसके बाद उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के लिए बी इंटू ए ही लगाएंगे, और बी फाई बी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लंबी प्रणालिका के कारण आप क्या निकाल सकते हैं भाई? स्वप्रेरकत्व तो निकाल सकते हैं। उसे कराएं या ना कराएं, आप लोग जैसा बताइए। करा दे? चलो अच्छा, करा ही देते हैं, 1 मिनट लगेगा, क्या दिक्कत। पहले आप समतल कुंडली का नोट कर लो, इसमें कुछ करना क्या है, अभी ज्यादा रफी नहीं करेंगे, इसी में बता देंगे। ठीक है, इसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए भाई। ठीक, समझ में आ गई बात? इसको रब करें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब जब आपसे बोला जाएगा लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व, समतल कुंडली के स्थान पर क्या हो जाएगा? लंबी प्रणालिका का। सेम यही काम करना है, मैं थोड़ा आपको हिंट दिए दे रहा हूं। लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व तो कुछ नहीं करना है, जो प्रणालिका है, ठीक है,
वो उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अभी मैंने बताया, आप लोगों ने ज्ञात किया है, व्यंजक भी निकाला था। म्यू जीरो एन आई बोलो इसे, या म्यू जीरो कैपिटल एन अपान एल आई, कुल फेरों की संख्या और लंबाई दी जाए तो एन बटे एल आई लगाएंगे, या एकांक लंबाई में फेरों की संख्या दी जाए तो स्मॉल एन लगाएंगे। तो ये दोनों व्यंजक एक ही है। ये धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। और धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है देखिए त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है, नहीं निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माना हमारे पास एक समतल कुंडली नहीं बल्कि क्या लिख देंगे, प्रणालिका। माना एक लंबी प्रणालिका, सेम लैंग्वेज रहेगी, कुछ भी नहीं चेंज होगा, बस शब्द एक चेंज हुआ है। प्रणालिका जिसमें फेरों की संख्या मान लीजिए कैपिटल एन है, लंबाई मान लेना एल है, ठीक है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, तो यहां पर हमने लिखा था समतल कुंडली के केंद्र पर। ठीक, अब यहां पर लिखेंगे लंबी प्रणालिका के केंद्र पर, क्योंकि सिरों पर तो आधी होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो लंबी प्रणालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। अब प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है अभी बताया मैंने कितना होता है, म्यू जीरो एन आई होता है। इसको आप लिखेंगे म्यू जीरो कैपिटल एन बटे एल आई, क्योंकि फेरों की कुल संख्या कैपिटल एन है, लंबाई प्रणालिका की एल है। ठीक है, ये अगर तब लिखते हैं जब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या की बात होती है तब। अब यहां पर मैंने लिखा था कुंडली से बद्ध, तो आप लिखेंगे प्रणालिका से बद्ध, बस कोई विशेष परिवर्तन नहीं करना है। प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मतलब पहले बी निकालना फिर फाइव भी निकालना है, तो फाइव बी बराबर बी इंटू ए हो जाएगा। अब यहाँ पर ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर नहीं करेंगे, बस अब यही आपको समझना था। देखिए बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे म्यू जीरो एन आई बाई एल और इंटू में ए हो जाएगा। फाइव बी की वैल्यू आ गई, उठा करके यहीं पर रख देना है। यहाँ पर कुंडली का लिखा था, आप लिखेंगे नौ प्रणालिका का, बस जो आएगा वो आपका व्यंजक हो जाएगा। एकदम सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया है। मैंने सोचा क्यों ही छोड़ा जाए, इतना सब बता ही दिए, तो लंबी प्रणालिका के कारण भी आप जान लीजिए। देखिए जैसे ही हम सभी लोग यहाँ पर फाइव बी का मान रखेंगे तो एल बराबर एन हो गया। फाइव बी की वैल्यू आप देख सकते हैं म्यू जीरो एन आई ए बटे में कितना है, तो आप कहेंगे एल है। एक एन सूत्र वाला है और फाइव बी की वैल्यू के साथ ये वैल्यू रखी है, बटे में आई है, और यहां में भी आई था तो बटे में एल इंटू आई हो जाएगा। आई से आई आपका हो जाएगा कैंसिल। जब आप इसे यहाँ पर देखिए थोड़ा गुणा भाग करेंगे, म्यू जीरो एन एन का गुणा एन स्क्वायर ए और बटे में कितना हो जाएगा एल। अब ये आपके पास जो व्यंजक आया है ये एक लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक आया है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक अभी मैंने बता ही दिया, हेनरी लिख सकते हैं या ओल्ट सेकंड प्रति एम्पियर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी लोग लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व भी निकाल सकते हैं। तो स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण की घटना से संबंधित जितनी बातें थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।